नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सैफ पर हमले के आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया है। बीती रात पुलिस के ऑपरेशन में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें 100 पुलिस वाले लगे थे। ठाणे के एक रेस्टोरेंट से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का असली नाम मोहम्मद इलियास है। पुलिस को गुमराह करने के लिए वो बार बार अपना नाम बदल रहा है। पहले उसने अपना नाम विजय दास बताया था। वो एक बार में हाउसकीपर का काम करता था। आरोपी को आज पुलिस बांद्रा की अदालत में पेश करेगी और अब से थोड़ी ही देर में मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। तो देखिए, हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। नाम लगातार वो बदलता रहा, इस वजह से कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। कई टीमें एक साथ लगी रही और ये 5 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। जहां देखिए, पहली तस्वीर जब सामने आई थी, जब बिल्डिंग में एंट्री करते हुए यह आरोपी दिखाई दिया था सीढ़ियों से चढ़ते हुए। दूसरी तस्वीर आई जब इसने घटना को अंजाम दिया था, चाकू से वार कर चुका था। सैफ अली खान घायल हो चुके थे और उसके बाद से सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया था। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर सामने आई और ये आरोपी जो है, इसकी गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस के शिकंजे में है। और कुछ और तस्वीरें, तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो एक रेलवे स्टेशन के पास दिखाई दिया, जिसमें उसके शर्ट की जो कलर थी वो बदली हुई थी और हेडफोन खरीदने वाली भी तस्वीर। और देखिए, थोड़ी ही देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पूरे मामले को लेकर के, इस आरोपी की और जानकारी को लेकर के, वो भी अब होने वाली है। तो पुलिस लगातार, कई उसमें टीमें हैं, अलग अलग स्तरों से वो लगी रही और इस तक पुलिस पहुंच पाई। इसको गिरफ्तार किया गया और शनिवार देर रात इसकी गिरफ्तारी होती है और 15 दिन वर्ली में ठहरा था। बताया जाता है कि ये रेकी कर रहा था लगातार उस बिल्डिंग की जहां पर सैफ अली खान रहते थे और रेकी करने के बाद से इस घटना को उसने अंजाम दिया। पेशे से क्लीनर बताया जाता है। तो इसके बारे में और भी कई खुलासे होने हैं। क्या और भी कोई साजिश थी, क्या बातें थी, इस पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेगी, ब्रीफिंग जब करेगी तो तस्वीर और निकल करके साफ हो जाएगी। क्योंकि कई बातें निकल करके इस बीच सामने आई। चाहे मेड की बात कर लें, घर वालों की बात करें, तो अलग अलग जो ट्विस्ट है, कहानियां हैं, वो भी इस पूरी कहानी में, इस पूरी घटनाक्रम में वो दिखाई देती रही। और इस वारदात के जो अनसुलझे सवाल है वो भी अभी भी कायम है, जिसको सुलझाने की पुलिस कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद से और पूछताछ के बाद से कुछ और जो पहेलियां हैं, जो अबूझ है, वो जरूर सामने आ जाएंगी। हमलावर की किसी ने मदद की, कई सवाल अभी भी तैर रहे हैं। और क्या किसी के मदद की को लेकर के वो आगे बढ़ा, ऐसी घटना को अंजाम दिया। इसके साथ सीढ़ियों से भागा तो सुरक्षा कर्मी क्या देख नहीं पाए। सवाल खास करके जो सैफ अली खान के सुरक्षा में लगे हुए लोग थे, जो उनके बाकी स्टाफ्स थे, उन पर भी कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। हमलावर को लेकर के माना ये जा रहा है कि क्या कोई कनेक्शन तो उसका नहीं था किसी घर के स्टाफ के साथ, किसी बाकी काम करने वालों के साथ, क्योंकि वो बड़ी सफाई से आता है, उससे सब कुछ पता होता है कि सैफ अली खान किस कमरे में है, किस सीढ़ियों से होकर के उनके कमरे तक पहुंचना है। तो ये आखिर कैसे हो पाया? हालांकि रेकी जरूर उसने की थी, लेकिन क्या कोई कनेक्शन भी है, ये भी अब पुलिस पता लगा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें जो है इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, थोड़ी ही देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुलिस की वो भी होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब ब्रीफिंग होगी, जब उसमें बात रखी जाएगी तो और तस्वीर निकल करके साफ आएगी। पूरी घटना को लेकर के कई अबूझ पहेलियों को जरूर इस बीच पुलिस ने भी सुलझाया है, जो राज पुलिस आज खोल सकती है। अभी इससे इन्वेस्टिगेशन हुआ है, आगे का इन्वेस्टिगेशन हम मुंबई जाके करने वाले हैं। इसको लेके मुंबई जाने वाले हैं। संदेह वही है क्या? ये सर कंफर्म नहीं है। कंफर्म मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आप उसको डिक्लेयर मत करें, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। उसको अभी आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए हम मुंबई लेके जाएंगे। उधर जाके अभी किस मार्ग से जाएंगे आप लोग मुंबई? ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसमें पहचान किस तरह से हो रही है? जैसे आप लोगों ने की वैसे हमने भी की। सर अभी कब तक ले जाने का सर? आज लेकर जा रहे हैं कि कल सुबह? एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको लेके जाएंगे। तो देखिए, सैफ पर हमला केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता रहे हैं। मुंबई पुलिस का आरोपी पर बड़ा दावा है। आरोपी के पास भारतीय दस्तावेज नहीं है। आखिर ये क्यों? ये बड़ा सवाल। आरोपी का कोई परिवार भारत में नहीं है, कोई दस्तावेज भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। आरोपी का कोई परिवार भारत में नहीं है, सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस को शक है कि आरोपी विदेशी हो सकता है।
और सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस आरोपी की नागरिकता की जांच कर रही है। तो एक ये बड़ा सवाल अब इस शख्स की पहचान को लेकर के, इसके ओरिजिन को लेकर के कि क्या भारतीय नहीं है, क्या ये विदेशी नागरिक है, क्योंकि इसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स भारत से जुड़े हुए नहीं है। तो क्या कोई इससे भी बड़ी साजिश, क्या कोई इसका इंटरनेशनल कनेक्शन, और इस कनेक्शन के जरिए इस वारदात को अंजाम साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत दिया गया, ये कई सवाल अभी भी तैर रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि आरोपी के पास कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं है, आरोपी का कोई परिवार इस भारत में नहीं रहता है, यानी कि कहीं से उसका कनेक्शन भारत से नहीं है, वो विदेशी नागरिक हो सकता है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने उस चाकू के दूसरे हिस्से को बरामद कर लिया है जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला किया गया था। चाकू का दूसरा हिस्सा सैफ अली खान के घर से पुलिस ने बरामद किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए चाकू का जो दूसरा हिस्सा है वो अब पुलिस ने बरामद कर लिया है और लगातार उस जगह पर पुलिस की कैंपिंग लगातार जारी है। एक उस स्पॉट पर पुलिस जा रही है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां ट्रैक भी किया गया, जहां पर आरोपी पहुंचा, वहां एक जगहों पर जाकर के मुआयना पुलिस की तरफ से की जा रही है, वहां से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और इस बीच खबर ये सामने आई है कि जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला किया गया था, चाकू का जो दूसरा हिस्सा है वो सैफ अली खान के घर से पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिस चाकू से घटना को अंजाम दिया गया था। तो देखिए, जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच पीएम मोदी के मन की बात करते हैं। तो आज पीएम मोदी का मन की बात है और इस कार्यक्रम को माना जा रहा है कि साल 2025 का पहला मन की बात है, लेकिन ये कार्यक्रम बाद में होना था। लेकिन बताया जा रहा है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर के इसकी तारीख अब पहले कर दी गई, प्रसारण आज होना है। 26 जनवरी के कारण आज प्रसारण किया जाएगा। पीएम ने देशवासियों से मन की बात सुनने की अपील भी की है। पीएम ने कहा है कि समाज के उत्थान से जुड़ी कई कहानियों का इंतजार, सामूहिक प्रयासों को उजागर करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सुक हैं। तो देखिए, आखिरी रविवार को गणतंत्र दिवस से जिस वजह से इसकी तारीख अब आज रख दी गई, उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान से जुड़ी कई कहानियों का इंतजार है। आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है और आज के दिन को बिहार में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पटना में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह की देखरेख में कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तैयारियों की, जहां बड़े बड़े कटआउट्स जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी है, इसके साथ साथ महाराणा प्रताप के भी कटआउट्स लगाए गए हैं। पुण्यतिथि, और इस पुण्यतिथि के मौके पर आज के दिन को बड़ा बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। पुण्यतिथि है और राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। बिहार में बड़े ही धूमधाम से इसका आयोजन होता है और जेडीयू एमएलसी संजय सिंह हर साल इसका आयोजन करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू के तमाम वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस 2025 महाराणा प्रताप स्मृति समारोह। संजय सिंह जेडीयू एमएलसी हैं, उनका ये आवास है और इसकी तैयारियां चल रही हैं। किस तरह की ये तैयारी है और क्या मकसद होता है इसका? देखिए, शूरवीर महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि 2019 से ही मना रहे हैं। बीच में कोरोना हो गया, जब 19 में मनाए थे तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने मांग किया था कि शूरवीर महाराणा प्रताप का मूर्ति लगे, तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी मांग को मान लिया और 19 जनवरी जिस दिन पुण्यतिथि है उस दिन मूर्ति लगाकर उन्होंने अनावरण भी कर दिया। तो हमारा समाज नहीं, सभी समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। महाराणा प्रताप किसी एक जाति से बंधे हुए नहीं थे, उनके साथ भील जाति भी थे, आदिवासी के लोग थे, वैश्य समाज के लोग थे, अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, पिछड़े के समाज के लोग थे। इसलिए महाराणा प्रताप सभी जाति धर्म को लेकर चलते थे। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी
सभी जाति धर्मों को लेकर चलते हैं। और कौन से लोग शिरकत करेंगे सीएम और उनके अलावा? मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करें, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, लेसी सिंह जी, आपका शीला मंडल जी, मदन सहनी जी, सुमित सिंह जी, जमा खान जी, सभी लोग आएंगे और कल से ही तांता लगाओ। छोटा जगह है, लेकिन आप लोग जब आइएगा, जब माननीय मुख्यमंत्री आएगा तो रोड का नजारा ही आपको बता देगा कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रति लोगों को कितना स्नेह और प्यार है। महाराणा प्रताप की जो उपलब्धियां रही हैं और देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान रहा है, उसको समाज के हर तबके तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है। और आज एक बार फिर से इस कार्यक्रम का इस साल भव्य आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। अररिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा होने वाली है। यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ऐतिहासिक सुंदरनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा करेंगे। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान सबसे पहले अररिया के ऐतिहासिक सुंदरनाथ धाम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। आगामी 22 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुंदरी मठ सुंदरनाथ धाम पहुंच रहे हैं और अररिया जो उनका आगमन होगा प्रगति यात्रा को लेकर, तो अररिया जिला में सबसे पहले जो है इसी मंदिर में आएंगे और पूजा पाठ करने के बाद फिर रानीगंज के इलाके में वो मूव करेंगे। और बता दें कि यह मंदिर जो है भारत नेपाल सीमा स्थित ऐतिहासिक है, महाभारत कालीन मंदिर इसकी मान्यता है। और बता दें कि पांडवों को जब गुप्तवास अज्ञातवास जब मिला था तो इसी इलाके में वो रुके थे और पांडव और माता कुंती ने जो है भगवान शिव की आराधना की थी। जी, आप न्यूज़ 18 वाले को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जो आप लोग सुंदरनाथ धाम आए हैं। यहाँ के हम अध्यक्ष भी हैं और आप लोगों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार सुंदरनाथ धाम जो है पूजा करने आ रहे हैं और पूजा करने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो बिहार में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी सुंदरनाथ धाम आ रहे हैं। हम सभी लोगों को, यहाँ के आम लोगों को पूछिए, काफ़ी खुशी है जो बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पूजा करने आ रहे हैं, क्योंकि वो तो घूमते ही रहते हैं पूरा प्रदेश में, लेकिन पूजा करने इस मंदिर में आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। और पर्यटन के उद्देश्य से ही जो है उनको जो है यहाँ पर बुलाया गया है। जो आएंगे तो निश्चित रूप से सुंदरनाथ धाम को बहुत सारा सौगात उनके माध्यम से मिलेगा और ये आशा और उम्मीद हम लोग रखे हुए हैं। और बहुत सारा योजना जो भी वो घोषणा करेंगे, अपने मुंह से करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। आप हैं सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, सुंदरी मठ, अररिया। और पटना से बड़ी खबर, जहां छात्रों से करोड़ों रुपए लेने के बाद फिरजी में पढ़ाई बंद हो गई है। इसको लेकर कोतवाली थाने में फिरजी के निदेशक डीके गोयल, सीएफओ मनीष आनंद, सेंट्रल हेड राजीव बब्बर और आरके ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोचिंग संस्थान के करीब 20 खातों को फ्रीज करा दिया गया है। बाकी खातों को भी फ्रीज कराने में पुलिस जुटी हुई है। तो निदेशक और सेंटर हेड पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि ये बड़ा गड़बड़झाला सामने आया फिरजी की तरफ से। पुलिस ने 20 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। बाकी खातों को भी फ्रीज कराने में पुलिस जुटी हुई है। अप्रैल से कुछ कोर्स शुरू होने वाले थे, उनका भी उन्होंने एडमिशन कराया, उसका फुल पैसा भी उन्होंने पेमेंट कर दिया है। इसी को लेकर के आरोप लगाए थे कि उनके जो फिरजी का जो सेंटर है पटना में, सभी सेंटर को बंद करके भाग रहे हैं। इनको सेंटर बंद करने के संबंध में हमने जो पूछताछ किया है कि आपको कैसे जानकारी मिली कि सेंटर यहाँ से बंद करके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि टीचर इनके कुछ कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है और टीचर भी यहाँ से स्विच ओवर करके कहीं दूसरे कोचिंग संस्थान में जाकर ज्वाइन कर रहे हैं। औरंगाबाद में जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के पैसे गमन का बड़ा सामने मामला आया है। आरोप है कि कुल 24,80,000 रुपए अवैध तरीके से निकाल लिए गए हैं। मामला रफीगंज के बलिगांव की जीविका समूह संगठन का है। इस समूह से जुड़ी महिलाओं से जीविका कार्य समूह की सीएम और बैंक मित्र ने मिलकर यह धोखाधड़ी की है। महिलाओं ने दोनों के खिलाफ रफीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। समूह की अध्यक्ष सीमा देवी और बैंक मित्र सुनीता देवी पर गबन का आरोप लगाया है। तो जीविका समूह के लोगों से पैसे का गबन, जीविका से जुड़ी महिलाओं
का आरोप 80,000 रुपए गबन का आरोप ये लगा है। रफीगंज थाने में FIR इस मामले को लेकर के दर्ज की गई है, जहां जीविका समूह में पैसे का गबन हुआ है। जीविका से जुड़ी महिलाओं पर आरोप है। और देखिए महाराष्ट्र पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही सैफ अली खान के हमले मामले को लेकर के, सीधे आपको लिए चलते हैं। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to self-residence earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई उसका कारण क्या था सर? अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था? ये एक्यूज पिछले कुछ महीनों से ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर ये? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। दिनांक 16/1/2025 रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अभिनेता श्री सैफ अली खान यांच्या घरी ज्या हल्ल्याचा आणि जबरी चोरीचा प्रकार झालेला आहे त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीचं नाव मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आहे। या आरोपीचं वय 30 वर्ष आहे। प्रथमदर्शनी हा आरोपी बांग्लादेशी नागरिक असल्याचं निष्पन्न होत आहे।
तो डीसीपी क्राइम ब्रांच ये जानकारी दे रहे थे कि बांग्लादेश का ये हो सकता है, भारतीय कोई डॉक्यूमेंट्स इसके पास नहीं है, नाम बदल करके ये रह रहा था और पहली बार इसने उस बिल्डिंग में एंट्री की। हालांकि मुंबई में पिछले 5 से 6 महीनों से रह रहा था और पिछले 15 दिन में भी ये लगातार उस आसपास के लोकेशन में था। बढ़ेंगे आगे। पटना में आज लगातार दूसरे दिन धूप खिली है और कोहरे में कमी देखी जा रही है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर 4 से 5 दिन तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। के बाद राज्य के मौसम में सुधार देखा जा रहा है। शनिवार को भी धूप निकली थी और लोगों ने राहत महसूस की थी। आज रविवार का दिन है और आज सुबह से ही फिर से धूप निकली हुई है और लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। अगर पिछले 15 दिनों की बात कर लें तो लोग ठिठुरन से परेशान थे, लोगों को अच्छी खासी सर्दी का एहसास हुआ। गुनगुनी धूप का आनंद लेने के लिए लोग शनिवार को पार्कों एवं घरों की छतों पर निकले थे। कई परिवार के लोग घर की छत पर बैठकर शाम तक धूप का आनंद लेते रहे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिनों तक मौसम में सुधार के संकेत मिले हैं। शनिवार को डेहरी ऑनसोन राज्य का सबसे अधिक ठंडा वाला जगह रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों की माने तो मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। पश्चिमोत्तर भारत में ठंडी हवाओं का प्रवाह अभी जारी है, इसलिए बिहार के वातावरण में भी ठंडी हवाएं चल रही है। इससे सुबह शाम वातावरण में कनकनी महसूस हो रही है। इस तरह की स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बने रहने की उम्मीद है। धूप निकलने के बाद वातावरण में थोड़ा बदलाव देखा जा रहा है। सूर्यास्त के बाद तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वर्तमान में पछुआ के प्रवाह में काफी तेजी देखी जा रही है। पछुआ में तेजी आने के कारण ही उत्तर भारत में कोहरे में कमी देखी जा रही है। आकाश साफ हो गया है, ऐसे में दिन में धूप रहेगी लेकिन रात में तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी भी देखिए मौसम जो है वो साफ है, धूप जो है वो निकली हुई है। हालांकि देखना होगा जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो दिन जब ढलता है तो टेम्परेचर में किस हद तक बढ़ोतरी होती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मौसम है वो लोगों को कहीं ना कहीं सुकून दे रहा है। और मौसम विभाग का साफ तौर पर दावा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।